जिसमें हम पिछली कक्षाओं में हमारा पहला यूनिट चल रहा था पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। जो पाठ्यक्रम था उसमें हमने व्यवस्थित रूप से हमने अध्ययन कर लिया था कि पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए और किस तरह के उसकी सिद्धांत होने चाहिए और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद पिछली कक्षाओं में हमने पाठ्यपुस्तक को समझना चालू किया था, जिसमें पाठ्यपुस्तक का अर्थ और उसके कुछ पिछली कक्षा में आवश्यकता पड़ी थी हमने और कुछ सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, आज हमारा कुछ एक नया टॉपिक रहेगा, चयन का, पाठ्यपुस्तक का चयन का सिद्धांत। किसी भी पाठ्यपुस्तक को कैसे चयन करें और चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक का हेडिंग लगाओ, पाठ्यपुस्तक का चयन। किस तरह चयन करेंगे हम? किसी भी तरह से कोई भी अगर पुस्तक गणित शिक्षण और पुस्तक हम कौन सी ले रहे हैं, गणित की। ठीक है, तो एक गणित की पुस्तक के लिए किस तरह का उसका चयनात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम के अनुरूप। ठीक है, मतलब पुस्तक कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सिलेबस या पाठ्यक्रम या करिकुलम डिसाइड किया गया है उसके अनुसार कोई भी पुस्तक का हमें चयन करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम हमेशा एक व्यवस्थित ढंग से समझाया जाता है। जैसे गणित पाठ्यक्रम में ही है तो पहले गणित के अलग अलग पोर्शन में वो पाठ्यक्रम डिवाइड होगा। जैसे रेखा गणित के 4 टॉपिक हो गए, अंक गणित होगा, फिर बीजीय गणित होगा। ठीक है, फिर त्रिकोणमिति या ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल गणित होगी। और कुछ पोर्शन में अगर हायर लेवल पे जाए 9th 10th में तो हमें सांख्यिकी भी एक पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें बारंबारता बंधक सारणी जैसी कुछ ग्राफिकल बारंबारता ग्राफ आते हैं, उनको हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये एक पूरा पुस्तक में एक पाठ्यक्रम सही व्यवस्थित होना चाहिए। तो पुस्तक का चयन हम पाठ्यक्रम अनुसार करेंगे कि हमें किस विषय का पाठ्यक्रम पढ़ना है और उसी विषय की हम पुस्तक उसमें से सब चीज़ें देखकर हम उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संगठन। पुस्तक का संगठन किस आधार पर होगा? ठीक है, पुस्तक का संगठन कैसे करेंगे? नेक्स्ट है संगठन। पुस्तक का संगठन 2 आधार पर होता है। एक तो होता है तार्किक संगठन, दूसरा है मनोवैज्ञानिक संगठन। तार्किक संगठन ये सिर्फ एक गणित की पुस्तक में ही होता है कि तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए। गणित पुस्तक हमें, अगर हम गणित की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हमें तर्क करने की एक शक्ति हमारे में डेवलप होती है, जिससे हम उस शक्ति को आराम से देख सकते हैं। और तार्किक प्रणाली हम अपनाकर उसमें सारी चीज़ें तर्कपूर्ण, पाठ्य वस्तु जितनी भी उसमें सम्मिलित होती है उसको तर्कपूर्ण समझ सकते हैं। जैसे कि हमें 2+2 करने, छोटी कक्षा का उदाहरण दे रहा हूँ, 4 होते हैं। तो ये तार्किक है, ये व्यवस्था कैसी है? तार्किक और सांकेतिक भाषा है गणित की। तो तार्किक और सांकेतिक भाषा होनी चाहिए, जिसमें 2 एक अंक है, उसमें एक साइन लगा है प्लस और दूसरा और एक साइन और नेक्स्ट उसका योग हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तर्क होगा। 2+2 करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं, प्लस का साइन आते हैं वो योग करेगा सीधा। तो उसके दिमाग में तार्किक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू से डेवलप होती गई और वो सीखता गया कि हाँ तार्किक संगठन ऐसा होता है। तो पुस्तक का हमेशा तार्किक संगठन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संगठन। पुस्तक हमेशा, कोई भी पुस्तक हो अगर वो मनोविज्ञान पर आधारित है तो वो बेस्ट पुस्तक होगी, अच्छी पुस्तक होगी किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाषा शैली या लेखक ले लेते हैं पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लेखक और एक भाषा शैली। ठीक है, पुस्तक का लेखक कितनी योग्यता रखता है, उसका अनुभव कितना है शिक्षण कार्य करने में, और उसकी योग्यता क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, कैसे हुआ है और कहाँ से हुआ है और कितना अनुभव रखता है एक पुस्तक को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक लेखक की पूरी जीवनी उसमें आएगी, तो उसका पूरा विवरण उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा शैली। किसी भी तरह की भाषा, किसी भी पुस्तक की भाषा अगर सरल है, और गणित में भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि गणित पूरी पुस्तक एक तार्किक ढंग से निर्मित होती है, उसमें सांख्यिक भाषा, तार्किक भाषा ज़्यादा यूज होती है। तो एक सटीक लैंग्वेज में बच्चों को गणितीय विद्या समझाना, गणितीय प्रक्रम समझाना, गणितीय अवस्था समझाना, ये सारी चीज़ें एक पुस्तक में अगर समाहित भाषा शैली के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से की गई है तो वो पुस्तक बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छी होगी, सुगम होगी और बच्चों के अधिगम को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये पुस्तक की एक भाषा बहुत ही जरूरी होती है गणित शिक्षण में।
नेक्स्ट है चित्र और उदाहरण होने चाहिए। ठीक है, अपन मैथमेटिक्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं। गणित और साइंस में चित्र और उदाहरणों का बहुत ही योगदान होता है। ठीक है, मैंने जब केमिस्ट्री का जो लेसन बनाया था उसमें भी बताया था मैंने कि विज्ञान और गणित में दोनों में चित्र और उदाहरणों का बहुत ही अधिक महत्व रहता है, जिससे हमें कुछ चीज़ों को आसानी से समझने में सहायता मिलती है। जैसे अगर हमारे पास कोई विवरण लिखना है, जैसे कि मैथ्स में कुछ समझना है, जैसे लावानी का अगर समझना है और उसके लावानी या अनुपात या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी टॉपिक है, कोई भी सिचुएशन है, उसे हमें समझनी है, तो हमारे पास अगर उदाहरण है उसका, तो हमें आपने देखा होगा किसी पुस्तक में सर्च करते हो क्या कहते हैं, फॉर्मूला दे रखते हैं, उसकी परिभाषा दे रखी होती है प्रत्येक टॉपिक के। जैसे लावानी में क्रममूल्य की परिभाषा, विक्रमूल्य की परिभाषा, फिर उसमें हम उसमें क्या कहते हैं लाभ प्रतिशत, लावानी, इन सब की परिभाषा दे रखी होती है। फिर उसमें क्या होता है, उदाहरण चालू होते हैं, उदाहरण शुरू होते हैं, उदाहरण दे रखा होता है कि क्रममूल्य कैसे ज्ञात करें, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उस उदाहरण को देखकर आप क्वेश्चन जो बाकी के अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको करना चालू करते हैं। इसी प्रकार चित्र और उदाहरण का हमें एक पुस्तक में बहुत ही अधिक महत्व है। चयन करते समय हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम गणित की कोई पुस्तक उतारें तो सबसे पहले उदाहरणों का और चित्रों का उसमें समावेश होना चाहिए। पुस्तक की छपाई, ठीक है, छपाई मतलब जो मुद्रण करता है, जो छापता है पुस्तक को, वो किस ब्रांड के तहत हुई है और किस तरह से हुई है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि कुछ एक ऐसी छपाई चीज़ होती है, छपाई ऑर्डर होता है, और छपाई में क्या क्या चीज़ आएगी, इसका टाइटल आएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर लेखक आएगा पीछे नाम, फिर बीच में कुछ आकृतियाँ होगी या कुछ जो ग्राफिकल डिज़ाइन डाल देते हैं फर्स्ट पेज पे, फिर दूसरा पढ़ना पड़ता है तो उसमें प्राइस लिखा होता है और लेखक का नाम लिखा होता है कि कौन कौन से लेखक, दाएं बाएं लिखा रहता है इसमें कौन कौन से लेखकों ने ये पुस्तक लिखी गई है, उनकी योग्यता क्या है, वो कहाँ से अनुभव प्राप्त किए हैं। फिर प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में डिटेल दे रखी है कि इस पुस्तक में किस किस चीज़ों का समझ, किस उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य में ये होता है कि इस पुस्तक को पढ़कर आपको किन किन उद्देश्य की प्राप्ति होगी, किन किन सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी, ये सारे चीज़ हम एक पुस्तक में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है यांत्रिक प्रारूप और साक्षरता। यांत्रिक प्रारूप कोई बाहरी दिखाओ, बाहरी प्रारूप पूरा एक पुस्तक का बाहरी प्रारूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वप्रथम हम जब पुस्तक का चयन करेंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या दिखता है, बाहरी प्रारूप। और कभी कभी क्या होता है कि बाहरी प्रारूप देखकर कोई लोग अंदाज लगा देते हैं। वैसे तो बुक का फ्रंट पेज देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि अंदर क्या मैटर है, पर ज़्यादातर केस में होता है कि पुस्तक को देखकर लोग समझते हैं कि यार ये दिखने में अच्छी नहीं है, इसलिए मतलब पढ़ने में भी अच्छी नहीं है। तो एक अच्छी गणित की पुस्तक का साज सज्जा और बाहरी प्रारूप भी बहुत ढंग से होना चाहिए। जैसे क्या हो गया, पुस्तक के प्रयुक्त होने वाला जो कागज़ है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए कागज़ का। फिर आकार वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। पुस्तक मतलब कैसी होनी चाहिए, आपके सामान्य स्तर पर, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, मीडियम साइज होनी चाहिए। छपाई, प्रिंट रेट, गहरी व शुद्ध होनी चाहिए। फिर बाइंडिंग मजबूत होनी चाहिए, कटे फटे नहीं, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पुस्तक जल्दी से फट ना जाए, कट ना जाए। ठीक है, अक्षर और उत्तर अक्षर जो लिखते हैं अपन पुस्तक में वो ज़्यादा छोटे और बड़े नहीं होने चाहिए, सही साइज में होने चाहिए। तो एक नॉर्मल साइज विजन या जिसका विजन अगर चश्मा लगाता है तो वो भी देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब 7-8 क्वालिटी जो है किसकी है, पुस्तक के चयन। पुस्तक चयन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पुस्तक का निर्माण करते समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, गणित की पुस्तक का निर्माण कैसे किया जाता है, और फिर उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ टॉपिक है। फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।